छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर वास्तविक संख्याओं में अंक गणित का आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स की चर्चा आज करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं को जाने हैं उसी क्रम में हम भाज्य और अभाज्य की चर्चा थोड़ी सी कर लें, क्योंकि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर भी निर्भर करता है। तो जो संख्याएं भाज्य होती हैं या जो संख्याएं अभाज्य होती हैं, इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो हम पहले चर्चा कर लें आपसे कि कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से कटें तथा एक से कटें, इसके अलावा किसी भी संख्या से न कटें। कटने का सेंस भागफल की क्रिया में शेषफल का मान शून्य आना है, अर्थात कोई संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसे आप प्राइम नंबर कहते हैं। और ये संख्या प्रारंभ होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 अप टू 100। इन संख्याओं का दूसरा नाम रूढ़ संख्याएं भी है। ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखा है, यदि आप गौर करें तो जितनी भी संख्याएं वो स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी या विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं। देख लीजिए, क्या 2 और 1 के अलावा किसी से विभाजित होगा? नहीं। 3 देखिए, 5 देखिए, 7 देखिए, 11, 13, 17, ये जितनी भी संख्याएं हैं केवल स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। इसलिए इसे हम प्राइम नंबर रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। और जो इस नियम का पालन न करें, अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हैं, किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हैं, उन्हें आप भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4, कह दिया 6, कह दिया 9, कह दिया 10, कह दिया 8। ये बहुत सारी संख्याएं आप चलेंगे, 12, 14 अप टू 15, 16। ये जितनी भी संख्याएं हैं आप देखिए, ये 4 2 से भी कटेगा। स्वयं 4 से तो कटता ही है, 1 से तो कटता ही है, लेकिन 2 से भी कट जाएगा, इसलिए भाज्य है, नॉन प्राइम नंबर है। ये 6 है, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, अर्थात ये 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से कटता है, इसलिए भाज्य है। इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य को समझते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा इसके अलावा करें गुणनखंड की, फैक्टर की, और उस फैक्टर के आधार पर हम आधारभूत प्रमेय को समझने का प्रयत्न करेंगे।
प्रिय बच्चों, गुणनखंड जिसे आप फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड नाम से ही कंफर्म है ऐसे खंड जो गुणा से जुड़े हुए हों, ऐसे खंड, ऐसे पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हों, गुणा से जुड़े हुए हों। जैसे मैं लिखूं 10, मैं लिखूं 24, दो गुणनखंडों से आपको बात कंफर्म करूंगा कि गुणनखंड इसके क्या हैं। इसका ऐसा खंड, इस पद को ऐसे खंडों के रूप में व्यक्त करिए जिनके संबंध गुणा के रूप से जुड़े हों, गुणन की प्रक्रिया से जुड़े हों। जैसे मैं लिखा 10 गुणे 1, आप देखें 1 और 10 दो खंड हैं जो गुणा से रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए फैक्टर है, गुणनखंड है। 2 गुणे 5, यह खंड है जो गुणा से जुड़े हुए हैं। 24 को थोड़ा लिखें, 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3, 4 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और भी बहुत सारे मान हो सकते हैं। 6 गुणे 4। इसमें जो आप गुणनखंडों की प्रक्रिया जो मैंने किया है उसको देख रहे होंगे कि ये जो गुणनखंड हैं, एक ही संख्या के कई गुणनखंड प्राप्त होते हैं, कई गुणनखंडों का रूप देखने को मिलता है। 10 का हमने 1 रूप ये देखा, 1 रूप ये देखा। 24 में बहुत सारे रूप आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन दिए जाने वाले लिखे गए गुणनखंडों पर थोड़ा सा गौर करिए तो इन गुणनखंडों में एक अलग सी बात दिख रही है। आप गौर करेंगे तो दिखेंगी। जैसे ये देखिए और ये देखिए, ये दो संख्याओं में अलग रूप में है और शेष सब अलग रूप में है। वो किस रूप में है? तो ये इसके अलावा जो संख्या है, जो खंड हैं, उनमें से प्रत्येक खंड पर गौर करें तो यह जो पद है, यह जो संख्या है, भाज्य संख्याओं के रूप में है। लेकिन इसको देखें 2 गुणे 5 को, तो आपको दिख रहा होगा इसकी जो दोनों खंड हैं वे दोनों के दोनों अभाज्य हैं। ठीक उसी प्रकार से इस 24 के गुणनखंडों पर गौर करिए। ये देखिए 1 और 24 जो संख्या वो भाज्य है, क्योंकि 12 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो ये भाज्य है। इसमें देखिए 2 तो है अभाज्य, लेकिन 12 जो है ये 6 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। सेम 8 को देखिए 2 और 4 से कटती है, 6 को देखिए 2 और 3 से कटती है, ये 2 से कटती है, 4 भी कटता है। लेकिन इसका जो तीसरा रूप मैंने लिखा है उसको देखिए, इसमें 4 खंड हैं। खंड कितने हैं इससे मेरा मतलब नहीं है, मैं जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यह प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये जो खंड हैं वो सभी के सभी अभाज्य हैं। अर्थात ये 2 को देखिए, 2 को देखिए, 2 को देखिए और 3 को देखिए। ये जो सभी पद हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। इसी में 2 और 5 को देखिए, ये भी अभाज्य संख्याओं के रूप में है।
तो एक डिसीजन पे जरूर हम पहुंचे हैं कि किसी भी दी जाने वाली संख्या का जो भाज्य संख्या के रूप में हो उसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। उसके गुणनखंड दो तरह से होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में और दूसरा भाज्य गुणनखंड के रूप में। और इसी गुणनखंड के आधार पर, इसी गुणनखंड को ध्यान में रखते हुए गणितज्ञों ने काफी इस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद से यह निर्णय लिया कि एक ये चर्चा की जिसमें महत्वपूर्ण रूप से गणितज्ञ जो हुआ करते थे कार्ल फ्रेडरिक ग्रास, कार्ल फ्रेडरिक गास, ये एक ऐसे गणितज्ञ हुआ करते थे जिनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता था। इन्होंने सबसे पहले अंकगणित के आधार प्रमेय की चर्चा की और उसके बाद से इसका उपयोग होने लगा। और वो क्या था जिसे आप कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ARI शायद, अर्थमेटिक्स। अंकगणित का आधार प्रमेय गुणनखंडों के आधार पर दिया गया। मैं एक बात थोड़ा सा और वही कंफर्म कर दूं, इसे हम घातांकों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 का घात 3 × 3। अन्य किसी भी पद का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 का घात 2, 3 का घात 4, 5 का घात 2 × 11। ऐसे भी बहुत सारे पद लिख सकते हैं। किसी भी दिए जाने पद का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने की वास्तविक जो विधि है, अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त करने की जो विधि है, आप भागफल की विधि इस्तेमाल वास्तव में करते हैं। जैसे यदि 24 को मैं लिखना चाहूँ तो गुणनखंड की जो विधि है वास्तव में ये है, 2 से आपने भाग दिया 12, 2 किया 6, 2 किया 3 और फिर 3 किया 1, 2 × 2 × 2 × 3। बहुत से बड़े बड़े पदों का, बहुत से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने की विधि है, सबसे पहले हम 2 से 2 के बाद भाग देते चलेंगे। जितनी बार भाग जाएगा विभाज्यता होगी उसमें देते चलेंगे। जब भाग नहीं जाएगा 3 की चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम 4 की करेंगे, उसके बाद से हम 5 की करेंगे, 4 की नहीं करेंगे, 5 की करेंगे, 7 की करेंगे, 11 की करेंगे। भाग चलते, माने जितनी भी संख्याएं भागफल के भाज्य के रूप में प्राप्त होती हैं वे सभी की सभी क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। इस प्रकार से इन संख्याओं को ठीक ऐसे ही किसी भी दी जानी संख्या का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 11 आया है, चाहे जितनी बार आया हो, लेकिन सभी के सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में से हम प्रदर्शित करते हैं। और इसी आधार पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स अर्थात अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आया और उसमें कहा गया कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये गुणनखंडों के क्रम के बिना यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। ये बात थोड़ी सी समझ में आपके ना आ सकती है, समझ एक बार में नहीं आती, पुनः मेरी बात समझें। अद्वितीय रहती है और क्रम के बिना, अर्थात क्रम को ध्यान में न दिया जाए। 2 × 5 को भी हम 5 × 2 समझें, 2 × 3 × 7 को हम 3 × 7 × 2 समझें, 7 × 2 × 3 समझें, एक ही चूंकि होता है। संख्याओं के क्रम में रिजल्ट्स एक ही प्राप्त होते हैं, अर्थात 9 क्रम का ध्यान दें तो उनके गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अर्थात किसी भी भाज्य संख्या को
अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, जो क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय को यूनिक कहते हैं। और क्रम का मतलब आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये तो है कि कोई भी भाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, आप देखे भी लिख सकते हैं। बस ये है कि ये क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, अर्थात अकेला होता है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात इस संख्या को जैसे लिखा गया, चाहे इस संख्या को लिखा गया, चाहे आप एक और गुणनखंड के लिए मैं लिख के दिखाना चाहता हूं, जैसे 750 का कर लीजिए, अभी आपको पता चलेगा। 750 का गुणनखंड लिखिए। मैं 750 के गुणनखंड को कैसे लिख सकता हूं? 2 से भाग दिया 375 आया, 3 से भाग दिया 125 आया, 5 से भाग दिया 25 आया, फिर 5 से भाग दिया 5 आया, फिर 5 से भाग दिया 1 आया। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यह अभाज्य संख्या है। इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। क्रम के बिना ये अद्वितीय हैं, ये मुझे समझना है, आपको समझना है कि क्रम के बिना ये अद्वितीय हैं। अर्थात अद्वितीय मतलब अकेला है। जितने भी गुणनखंड इसके लिखेंगे यही मिलेगा, बस क्रम बदला हो सकता है। अर्थात हमें क्रम का ध्यान नहीं देना है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 2 गुणे 3 गुणे 5 का घात 3। इसको मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूं, इसी को देखिए, 2 गुणे 5 का घात 3 गुणे 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 गुणे 5 का घात 3। इससे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 का घात 3 गुणे 2। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 का घात 2 गुणे 2 गुणे 5 का घात 1। ये दोनों मिलकर 3 ही होगा। ये बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हमने लिखा है, लेकिन ये अद्वितीय हैं। अद्वितीय का सेंस क्या है कि जितने भी गुणनखंड हमने लिखा है, उन समस्त गुणनखंडों में चाहे क्रम भले ही मैंने बदल दिया हो, लेकिन उस गुणनखंड में 2 है, खंड के रूप में 3 है, और 5 का घात 3 है, अर्थात 5 3 बार आया है। इससे स्पष्ट हो गया कि 750 का जो हमने फैक्टर किया, जो गुणनखंड किया, जो प्राइम फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया, उन गुणनखंडों को केवल और केवल हम 2 के घात 1, 3 के घात 1 और 5 के घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे रूप में हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते। उनका क्रम बदल जाने से भले ही कुछ मान हो, लेकिन वास्तव में 2 का घात 1 गुणे 3 का घात 1 गुणे 5 का घात 3 इस रूप में ही लिखा जा सकता है। क्रम बदल जाए ये संभव है, लेकिन क्रम बदल जाने पर उसके मान में कोई अंतर चूंकि होना नहीं है। इस प्रकार हम कहते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी अभाज्य संख्याओं के रूप में जो पद लिखे जाते हैं गुणनखंडों के रूप में, उससे भाज्य का जो रिलेशंस है उसको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से प्रदर्शित किया गया है। और वह आधारभूत जो प्रमेय है वह क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त होता है वह अद्वितीय होता है, जिसमें क्रम का ध्यान न दिया जाए, अर्थात क्रम के बिना वह अद्वितीय होता है, केवल अकेला होता है, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रिय बच्चों,
आज के क्लास में बस इतना ही। हम आपसे कहेंगे कि आप इन चीज़ों को, वीडियोज़ को ठीक से देखें, किताबों को पढ़ें और उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हुए नोट्स भी तैयार करें। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपकी शैक्षणिक प्रवृत्ति बेहतर होगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।